गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, पिछली क्लासेस में बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे, उसका क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशंस है। अब हम उसको समझेंगे थोड़ा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग एक और बात को यहाँ पर ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से उनको बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिख रखा हूँ पहले ही, इसको आप पढ़ो। इस न्यूमेरिकल को मैं कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ाया था उसी समय कराया था। आप जब इस न्यूमेरिकल को उस समय करते थे तो कैसे करते थे? देखिए, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझ लो कि दो चार्ज है Q1 Q2। Q2 चार्ज का मास कितना है? m है। और Q2 चार्ज कैसा है? मूवेबल है, अगर उसे छोड़ा जाए तो, इफ इट इज रिलीज, ठीक है। तब देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q2 एट R2 डिस्टेंस। R2 डिस्टेंस पर चार्ज Q2 का हमको क्या बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी। और यहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड हो रहा है बेटा। तो अब जरा सा एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यानी कूलम्ब्स फोर्स से करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है, वेलोसिटी इस साइड पे लग रही है, सॉरी फोर्स Fe इधर लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो इसको Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, Q2 क्या होगा? दूर जाएगा। तो दूर जाएगा तो जब R2 डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी हमको बतानी है। तो हम लोग कैसे किए थे, जो यहाँ पे फोर्स आएगा F = Q1 Q2 अपॉन x², दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग फोर्स क्या करते थे, F = ma। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, a एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग v × dv/dx कर लिए थे और वहां से वेलोसिटी हम लोग क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे, ठीक है। हम लोग उसमें इंटीग्रेशन किए थे और बहुत लंबे प्रोसेस है, मतलब थोड़ा लंबा और लेंथी प्रोसेस हो गया था। लेकिन देखो बेटा, अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए हैं और मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखो। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है बेटा, पहले ध्यान रखना कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग कह रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आइए देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किसकी कंजर्वेशन यहां पे देख रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी की। और वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको पता है। ये सारी चीजें तो 11th में आप लोग पढ़ रखे हो। तो देखो, हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पता है क्या होता है। Ki का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ देखो दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये 1 है और दूसरा सिचुएशन ये 2 है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम लोग ये सोचेंगे कि जब हम चार्ज को फर्स्ट पोजीशन से छोड़ेंगे, यानी चार्ज को यहाँ से Q2 को छोड़ रहे हैं, तो इसकी कुछ इंस्टेंटेनियसली अगर देखा जाए तो उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं होगी जिस इंस्टेंट पे आपने उसको रिलीज किया है। हाँ, कुछ टाइम बाद हो जाएगी वेलोसिटी, लेकिन जिस टाइम पे आप छोड़ रहे हैं उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए बेटा, सही है। बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो होनी चाहिए ना। देखो, ये दो चार्ज है, दो चार्ज क्या है? एक सिस्टम है, और एक सिस्टम की खुद की अपनी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है बेटा? R1। कितना है डिस्टेंस? R1 है। अब सोचो कि पार्टिकल यहां से मूव करता करता सेकंड सिचुएशन पर चला है। जब पार्टिकल सेकंड सिचुएशन पर आया, अब तो पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, यानी क्या लिखेंगे आप? 1/2 mv² प्लस, भाई यहां से जब यहां आया तो कुछ ना कुछ उसकी पोटेंशियल भी तो होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। हाँ, पोटेंशियल पहले के इक्वल नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। क्यों? क्योंकि अब ये Q1 और Q2 ये वाला देखो बेटा, ये एक सिस्टम बना रहा है, तो इस सिस्टम की भी कुछ अपनी पोटेंशियल होगी। जब ये R2 डिस्टेंस पे होगा तो कितना होगा?
K Q1 Q2, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ, डिस्टेंस R2। यहाँ से आप V कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, हाँ बिल्कुल आसानी से हो सकता है। देखिए मैं इधर करके दिखा भी दे रहा हूँ। क्या करेंगे आप, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस K Q1 Q2 अपॉन R2। समझ आ रहा होगा, मैंने इसको इस साइड भेज दिया और थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले लो पहले, 1/2 mv स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा, K Q1 Q2 कॉमन हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। अब v स्क्वायर आएगा कितना आ जाएगा, 2K Q1 Q2 अपॉन m, 2K Q1 Q2 अपॉन m, 1/R1 माइनस 1/R2। और फिर v यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2K Q1 Q2 अपॉन m, 1/R1 माइनस 1/R2। देखो कितने आसानी से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया। जब हम वहां पे करते थे मैकेनिक्स के थ्रू, तो इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता था और हम डिफरेंशिएशन के बारे में सोचते थे। यहाँ पे देखो एक लाइन में ये क्वेश्चन हो सकता था, यहाँ के बाद क्या है, केवल कैलकुलेशन है। तो कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में आपके न्यूमेरिकल्स को क्या करेगा, आसान कर देगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, आपके न्यूमेरिकल को आसान कर देगा, इसलिए आपको बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑब्जर्व किसके लिए करना है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। किसके लिए करना है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और वर्क एनर्जी थ्योरम को भी अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो देखिए, ये जब हमने पहले क्वेश्चन कराया था तो कितने बड़ा फॉर्मेट में कराया था, कितना लेंथी था। देखो उसका शॉर्टकट कितना 1 से 2 लाइन में हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने का फायदा ये है, क्लियर हुआ। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, और इसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं और लिख रहा हूं, उसको भी आप लोग फटाफट ट्राई करेंगे। देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, और ये दूसरा न्यूमेरिकल एक्चुअल में आपको जब मॉडल पढ़ाया जाएगा तो वहां पर भी ये आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। सपोज ए Q1 चार्ज फिक्स, Q1 चार्ज फिक्स है, एंड सेकेंड चार्ज Q2 mass m that is released from infinity with velocity v naught towards Q1 charge, और नोट ये कर लीजिए, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अप्लाइड। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। दो क्वेश्चंस इसके लिए।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इज द वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज डिक्रीज और इंक्रीज। क्या जो Q2 चार्ज की वेलोसिटी है इनफाइनाइट से जब छोड़ा जा रहा है तो वो डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चार्ज velocity of second charge Q2 is equal to 0, is equal to 0। ठीक है बेटा, ये अब सोचना है। देखो कैसे करोगे, कैसे सोचोगे इसको। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाइए, और जब इस क्वेश्चन का आप डायग्राम बना लोगे तो ऑटोमेटिकली इसको थिंक कर पाओगे। समझ में आ रही बात? देखो मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन को सोचिए। मान लो कि एक चार्ज Q1 है, वो क्या है, फिक्स्ड। ठीक है, दूसरा चार्ज कहां से आ रहा है भाई, इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, v0 वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है बेटा, v0 वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है पहले क्वेश्चन में, इज द वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज डिक्रीज और इंक्रीज। जैसे जैसे ये Q2 चार्ज Q1 के तरफ आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। अब सोचो बेटा कि Q2 जो है किसी वेलोसिटी से फेंक दिया गया, तो जब वो Q1 के पास आएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज। ऑटोमेटिकली आप ये आंसर कर पाओगे, या आपके मन में ये आंसर आ रहा होगा कि जैसे जैसे वो पास आएगा वैसे वैसे Q1 और Q2 के बीच में क्या लगने लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगी, अपोजिट टू द वेलोसिटी। कैसे लगेगी, अपोजिट टू द v0 वेलोसिटी। v0 वेलोसिटी के अपोजिट लगेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज। यानी फर्स्ट का आंसर क्या है, वेलोसिटी velocity of Q2 charge decreases। जो वेलोसिटी है Q2 चार्ज की वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पहला का तो हमने आंसर कर दिया। अब दूसरे में क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 वेलोसिटी ऑफ सेकंड चार्ज Q2 इज इक्वल टू 0। हमें नहीं पता, सपोज करो यहाँ पे चार्ज Q2 आ गया और ये डिस्टेंस अभी हमने सपोज किया, हमको नहीं पता है, फिर भी हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये r और ये मिनिमम डिस्टेंस है। कितना है, मिनिमम डिस्टेंस है किसके लिए, वेलोसिटी 0 होने के लिए। किसके लिए बेटा, ये r मिनिमम डिस्टेंस है किसके लिए, min का मतलब मिनिमम समझ जाइएगा। और ये किसके लिए मिनिमम है, जब वेलोसिटी Q2 चार्ज की क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो अब सोचो कि हमें क्या निकालना है, ये r मिनिमम निकालना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, फटाफट लगाएंगे आंसर नंबर 2 के लिए या सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एम आप लगा देंगे। जब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, सोचो कि जब इनिशियल में जब वो इनफाइनाइट पे होगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, v0 वेलोसिटी होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 mv0 का
होल स्क्वायर। अब सोचिए कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। आप लोगों को मैंने बताया है पिछले लेक्चर से, जिसमें से कोई दिक्कत हो वो पिछला लेक्चर देखें, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पर आकर के जिस पर हमने आर मिनिमम माना है वहां पर ये Q2 चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली कितना हो गया, जीरो। अब भाई ये वाला एक सिस्टम हो गया ना, दिस जिसको मैं राउंड कर रहा हूं डॉटेड लाइन से, ये इट इज ए सिस्टम। अब इस सिस्टम की खुद की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी बेटे, K Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम, ये वाली डिस्टेंस आर मिनिमम हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूं, यही आर मिनिमम हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे आप, K Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल्स टू 1/2m v स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो आर मिनिमम इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2k Q1 Q2। कोई दिक्कत, अब आर मिनिमम यहां से निकाल लो, क्या आ जाएगा, 2k Q1 Q2 अपॉन m v स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये सॉरी वैल्यू वेलोसिटी v नॉट थी ना, तो v नॉट का स्क्वायर, हर जगह v नॉट कर लेना, v नॉट। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में तुम्हारे को मॉडर्न में पूछा जाता है तुमसे, और कैसे पूछा जाता है बेटा कि एक गोल्ड फॉइल है और अल्फा पार्टिकल को इनफाइनाइट से क्या कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस बताइए जब अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट था, और उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे करके बताया, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट वहाँ पे क्या करूँगा, आपको बताऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे विजुअलाइज होगा कि कैसे पोटेंशियल एक जगह पे वो क्रिएट कर रहा है, दूसरी जगह से कैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी है और पोटेंशियल नहीं है, इसलिए मैंने इसको समझाया। और मॉडर्न में बहुत सारे 2-3 जगहों पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कराया। तो देखो बेटा, अब दो बातों को यहाँ पे समझो। पहली बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक एप्लीकेशन है, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर नहीं डिफाइन किया जाए तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओगे। और इलेक्ट्रोस्टैट 2 में बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैट 2 में जैसे ये लेक्चर्स में आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ उसी तरह से आप अपने नोट्स को भी बनाएं, क्योंकि बहुत ही सीक्वेंस को समझ करके बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो देखो, अभी आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो
अब सबसे पहले तो आपको मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ पोटेंशियल का मतलब। आप लोग बेटे घर में भी सुनते होंगे कि जैसे दो बच्चे हैं तो इसकी पोटेंशियल पढ़ाई में ज़्यादा है, इस बच्चे की पोटेंशियल कम है। जैसे मान लो एक ए बच्चा है, किसी का एक का नाम ए है, किसी दूसरे का नाम बी है, कुछ भी मान लो, एक का मोहित नाम है, एक का रौनक नाम है, या कुछ भी ले लो। तो बोला गया कि भाई रोहित का पढ़ने में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और रौनक का कम है। तो आप ऐसा सपोज करो कि ये क्या है पोटेंशियल। पोटेंशियल पहले समझो कि है क्या। जैसे स्टडी का पोटेंशियल, स्टडी का पोटेंशियल का मतलब कि रोहित भाई अच्छे से क्या करता है, पढ़ता है। रोहित क्या करता है, अच्छे से पढ़ता है, उसके जो है कि नहीं उसकी नॉलेज अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है। तो क्या हो गया, अब जैसे रौनक है, रौनक अच्छे से पढ़ता नहीं है, कम टाइम पढ़ता है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो यानी उसकी पोटेंशियल क्या होगी, यानी क्षमता। जैसे स्टडी क्या है, स्टडी आप करते हो तो देखो स्टडी करने का मतलब वर्क डन कर रहे हो, काम ही तो कर रहे हो, कुछ पढ़ ही तो रहे हो। इसका मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि जो क्षमता है उसकी, जैसे रोहित की जो क्षमता है पढ़ने में वो ज़्यादा है, रौनक की कम है। हाँ, ये हो सकता है कि रौनक की प्लेइंग में पोटेंशियल बहुत अच्छी है, रोहित की कम है। तो पोटेंशियल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, क्षमता होता है। अब देखो मैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिया, अब मैं कहूँ केवल रोहित है और रोहित की पोटेंशियल अब स्टडी में बताइए, तो मैं किससे कंपेयर करूँ, किसी न किसी चीज से तो कंपेयर करना। जैसे आप एक चीज और एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर की कुछ लेंथ आप बता रहे हो, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो भाई कैसे बता रहे हो, जो पहले से एक स्केल बनाया गया उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो। पहले से कोई स्केल नहीं होता तो आप कैसे इसको बता सकते कि इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो लेंथ है कितनी है। उसी तरह से पोटेंशियल बताने के लिए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता सकें। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब 2 पॉइंट्स का देख लेंगे, यानी दो, देखो अभी हमने रोहित और रौनक के बीच में क्या किया, कंपेयर किया कि भाई रोहित पढ़ने में अच्छा है किससे, रौनक से। हाँ, हो सकता है रोहित से अच्छा भी कोई पढ़ने में होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, या हो सकता है कि रोहित से या रौनक खेलने में बहुत अच्छा है, किसके रिस्पेक्ट में, रोहित के रिस्पेक्ट में। अब ये हो सकता है कि रोहित के रौनक के रिस्पेक्ट में भी कोई खेलने में बहुत अच्छा हो। तो ये क्या है, कंपैरिजन है। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना पड़ेगा उस, ताकि हम 2 पॉइंट्स को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। उसके बाद किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताएंगे। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत ही कोरिलेटेड है, इसलिए बेटे सबसे पहले तो इसको अच्छे से समझोगे। हाँ, अब एक और बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप कहाँ पे बताओगे। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताई जाती है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं बता सकते। क्लियर हुआ। एक एसेंशियल चीज क्या जरूरत हमें पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किस चीज की जरूरत पड़ी, मैं साइड में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कुछ नहीं। क्लियर हुआ। अब क्या होता है और कैसे ये होता है वो समझो। मान लो बेटा कि कोई एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, ठीक है। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब आप लोग समझते हो, बहुत ही छोटा चार्ज, क्योंकि बेटा बड़ा ले लेंगे तो उसकी खुद की भी पोटेंशियल हो जाएगी, इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज छोटा चार्ज लेते हैं। तो आप सपोज ऐसा करो, मान लीजिए कि मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया और उस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से मूव कराता कराता कहां पे लेके चला है, B पॉइंट पर चला है। भाई मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, किस पॉइंट पर, इसको मैं अंधेरे में ले रहा हूं थोड़ा सा, एक सेकंड। मान लीजिए ये A पॉइंट है और इस A पॉइंट पर मैंने एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा और उस Q0 के ऊपर कुछ हमने एक्सटर्नल एजेंट ने, हमने पिछले लेक्चर में समझाया था एक्सटर्नल एजेंट के बारे में। मैं एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ Q चार्ज के ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया, किसके रिस्पेक्ट में। अब देखो E0 इधर है तो भाई इधर एक फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q।
अब यहाँ पे क्यू ई नॉट ले लीजिए, तो देखिए अब इसके ऊपर फोर्स तो इधर लग रहा होगा ना, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या किया, एक्सटर्नल एजेंट के लिए मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हो गया किसके रिस्पेक्ट में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में, और मैंने एक्सटर्नल एजेंट ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में इक्वल एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल एजेंट ने, और इसको क्यू नॉट को ए पॉइंट से मूव कराते कराते कहां पे लेके चले आए, बी पॉइंट पर लेकर के चले आए। तो देखो जब हम यहां से चार्ज को यहां तक लेके चले आए तो कुछ ना कुछ हमने वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट की। तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल, EXT का मतलब समझ जाइएगा एक्सटर्नल एजेंट, इधर इस डायरेक्शन में हमने किया। और देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Fe। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा, ये बात आप लोगों को सबको पता है। और एक चीज और छोटी सी एक बात आप लोगों को रिकॉल करा दूं, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का साइक्लिक में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। यानी पूरी एक सर्कल के लिए वर्क डन लिया जाए तो 0 हो जाता है। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 0 खत्म। तो उसको अभी यूज आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये सपोज करो कि एक चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराता हूँ, कहां से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। तो किसके थ्रू, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, इधर आप सपोज करना, मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है, मैं चेक करता हूँ, हाँ है, देखिए मैं इधर एक फोर्स लगा रहा हूँ F एक्सटर्नल एजेंट का, मार्कर चल रहा है, तो क्या कर रहा हूँ, एक F एक्सटर्नल एजेंट का इधर फोर्स लगा रहा हूँ और उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से मूव करा के यहाँ पर ला रहा हूँ। तो देखो बेटा क्या चेंज होगा, थोड़ा सा मैं लिखता जाता हूँ क्योंकि ताकि इसकी थ्योरी भी जरूरी है। सपोज ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, suppose a test charge q naught is moved in an electric field from point A to point B, point A to point B by an external एजेंट, देन अब देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर क्यू नॉट को हम मूव कराएंगे तो क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट चार्ज की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जब ए से बी तक हम मूव कराएंगे। तो तब लिखेंगे आप, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज is changed by UB minus UA, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा U का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल UB माइनस UA ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया कि जब आप A पॉइंट से B पॉइंट तक क्यू नॉट को मूव कराओगे तो सबसे पहले क्या चेंज होगी, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ A पॉइंट से B पॉइंट पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको दो रिलेशन समझाऊंगा। आप लोगों को पता है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वही किसमें कंज्यूगेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है। तो मैं यहाँ पे कोरिलेट करता चला जाऊंगा। तब अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब देखते हैं।
पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या हो जाएगी? फाइनल पोटेंशियल कहां पे है? बी पे है। इनिशियल पोटेंशियल कहां पे? ए पे। ध्यान देना बेटा, पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है ना? तो फाइनल पोटेंशियल वी बी, फाइनल यानी पॉइंट हम किस पे पहुंच रहे हैं? बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं ना, तो वी बी फाइनल पोटेंशियल वी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी ए, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यानी यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट, दैट इज इक्वल्स टू, ये भी तो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये एक्सटी का मतलब समझ जाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां? जब वो ए से चल करके कहां पे गया है? बी पे, अपॉन क्यू नॉट, ठीक है? देखो जितना वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट ए से लेकर के बी तक जाने में, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किस किस पॉइंट के बीच में देख रहे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट के बीच में देख रहे हैं। तो क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है बेटा। क्या होता है? ये मैंने ब्रैकेट में बनाया ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिखोगे। क्या होता है? फिर से ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है? पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब डिवाइड करेंगे आप किससे? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज से, जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं और इसमें एक इंपॉर्टेंट सी बात और बता रहा हूं। देखो इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, नोट कर लिए होंगे आप लोग ये सब। और ध्यान रखिएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने के लिए? आसान करने के लिए। ये सारा कॉन्सेप्ट आप देखो, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे टॉपिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सके और कैसे कॉन्सेप्ट आसान होते हैं वो आप देख सकें, ठीक है? तो यहां से एक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का लिख लेंगे आप लोग नोट करके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए, हम लोगों ने ए और बी लिया था इसलिए मैं ए बी लिख रहा हूं। 2 पॉइंट का मतलब कोई भी हो सकता है बेटा, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, यू बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent
from point A to B per unit test charge in moving the charge between 2 point A to B, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है किसी भी दो पॉइंट के लिए? वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जब आप एक पॉइंट ए से बी पर मूव करा रहे हैं तब। और ध्यान देना बेटा, जो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वही होती है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिक, आप ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ में अक्सर बच्चे गलत करते हैं, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देना बेटा, क्योंकि जब जेई क्वेश्चन पूछता है तो फंसाता है, ठीक है। तो ध्यान दो, जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ला रहे हो, ठीक है, ऐसे ला रहे हो, तो यहां से जब Q0 टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हो तो याद रखना इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए बेटा। इसका मतलब इधर देखो फोर्स लग रहा है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है? F इक्वल्स टू QE0, ये मैंने E0 ले रखा है। तो इधर जब क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इधर क्या लग रहा है? फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का लग रहा है EXT। इधर क्या लग रहा है बेटे? एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, Q0 के ऊपर। तो ध्यान रखना कि F एक्सटर्नल एजेंट यानी फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू Fe। किसके इक्वल होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो होगा क्या, ये सिस्टम, ये जो Q0 जो है चार्ज टेस्ट चार्ज, वो बहुत ही स्लो, धीरे धीरे ए से कहां पे आएगा? बी पॉइंट पर आएगा। अगर बहुत ही स्लोली ए पॉइंट से बी पॉइंट पर Q0 टेस्ट चार्ज आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता है। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब आपको पढ़ाया था, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ाया था तो वहां पर ही लिखाया था इट इज वैलिड फॉर वेरी स्लो मोशन। बिकॉज क्यों, ये क्यों बहुत ही स्लो मोशन के लिए वैलिड है? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज क्या होना चाहिए? केवल पोटेंशियल। ओके, तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे यहां गलत करते हैं बेटा। द चार्ज शुड बी मूव very slowly, बहुत ही धीरे धीरे इसको मूव कराना है। बिकॉज क्यों? बिकॉज नो चेंज इन वेलोसिटी, या और आप ये लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज Q0 की कोई चेंज नहीं होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या नो चेंज इन वेलोसिटी या नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज कर गया तो ये फिर वैलिड नहीं, याद रखिएगा, फिर ये वैलिड नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो वैलिड नहीं है। ध्यान रखना बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं कि F एक्सटर्नल एजेंट, जो फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ताकि आप जो टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करा रहे हो वो बहुत ही स्लो, वेरी स्लो। ओके, तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया भाई।
अब एक और बात ध्यान देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज करके लिखते जाएंगे आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और बात हमें पता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराते हैं, किसके थ्रू? एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। तो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर मूव कराएंगे तो क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बेटा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या इनका कोरिलेशन है। तो एक और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। ये कॉन्सेप्ट है, इससे लिख रहा हूँ। ठीक है, वर्क डन by external agent always act against the electrostatic force। ध्यान देना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे? देखो, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहाँ पे हमने ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा क्यों, तो इधर एफ ई लग रहा होगा, यानी फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हमारा इधर क्या लग रहा होगा बेटा? मान लो यहाँ पे पॉइंट बी है, तो इधर क्या लग रहा है? फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है ना? तो देखो, अगर मान लीजिए कि मैं इधर देखूं तो ये वर्क डन, इधर किसका वर्क डन होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपको हमेशा और हमेशा याद किधर रखना है कि इसके अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में किसका वर्क डन होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। और आपके न्यूमेरिकल में इसी को कंसीडर करना है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा किसके अगेंस्ट होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना? इस बात को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे। यहां तक तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए। चलो भाई, अब हम जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। या बेटा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे दो तीन बातों को फिर से ध्यान से अच्छे से पढ़ के आओगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं रिलेट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।